हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं study.commerce007 पर। मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं। हमारे वीडियोस की पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा ₹365 पर ईयर। आप हमें फ़ोनपे, गूगल पे या फिर किसी भी यूपीआई प्लेटफॉर्म के द्वारा दिए गए नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। बाकी पेमेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उसे वहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि किस तरीके से आप पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे करंट मेंबर्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसके पहले एक एक्ट बनाया जा चुका है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये उसका अमेंडेड एक्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पे मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो अमेंडमेंट्स पिछले एक्ट से लेके इस एक्ट में स्पेशल अमेंडमेंट्स आए हैं, जो चेंजेस आए हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिस्टर रामविलास पासवान के द्वारा। लोकसभा राज्यसभा दोनों में ये पास होने के बाद 9 अगस्त 2019 को ये प्रेसिडेंट के द्वारा साइन किया गया था। ये एक्ट प्रपोज हुआ था कि नवंबर 2019 में ये इन्फोर्स हो जाएगा, लागू कर दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये एक्ट अभी लागू नहीं हुआ है। ये वीडियो मैं सैटरडे 4 जून को बना रही हूँ, तो आगे चल के जब भी आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उस समय आप चेक कर लें कि ये एक्ट लागू हो गया है कि नहीं हुआ है और किस डेट से लागू हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि कंज्यूमर की क्या डेफिनेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में दी गई है। कंज्यूमर की डेफिनेशन ऑलरेडी दी हुई है 1986 के एक्ट में। अब कुछ चेंजेस हैं जो इस डेफिनेशन में इंक्लूड किए गए हैं, उसे हम देखेंगे। तो एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में कंज्यूमर की डेफिनेशन दी गई है। इसमें कंज्यूमर को सेपरेटली डिफाइन किया गया है गुड्स और सर्विसेज दोनों के केसेस में। कंज्यूमर कौन होगा? तो कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने गुड्स को खरीदा हो या फिर सर्विसेज को हायर किया हो। कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या सर्विसेज को हायर करते हैं तो उसके लिए आप कंसिडरेशन का पेमेंट करते हैं, यानी बदले में कुछ देते हैं, बदले में पेमेंट करते हैं। तो या तो आपने कैश का पेमेंट किया और गुड्स को खरीदा या सर्विस को हायर किया तो आप कंज्यूमर कहलाएंगे, या फिर आप प्रॉमिस टू पे करते हैं, यानी कि ईएमआई पे जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट हमें मिल जाता है और हम बाद में धीमे धीमे उसका पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ऑनलाइन कोई फ़ोन ख़रीदा है तो वो ईएमआई पे अगर आप ख़रीदते हैं तो हर महीने कुछ अमाउंट से, अगर 10,000 का आपका फ़ोन है तो 500 रुपया हर महीने आपके अकाउंट से कटता है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट तो आपके हाथ में आ गया लेकिन फुल पेमेंट आपने अभी नहीं किया, यानी प्रॉमिस टू पे कि आने वाले समय में आप उसका पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को इंक्लूड किया गया है कि कैश में भी पेमेंट हो सकता है, फ्यूचर में आगे भी पेमेंट करने की बात हो सकती है, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर्सन के अप्रूवल पर कोई गुड खरीदता है, भले वो खुद उसे यूज़ ना करे, तो उसे भी हम बायर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक फादर हैं, वो अपने बेटे के लिए पेन खरीदते हैं, तो यहाँ पे फादर और सन दोनों ही कंज्यूमर माने जाएंगे। यहाँ पे जो हम वर्ड कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, इसमें ऐसा कोई भी पर्सन कंज्यूमर नहीं कहलाएगा जिसने किसी गुड्स को रीसेल पर्पस के लिए या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदा है। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि कमर्शियल पर्पस का मतलब क्या है। कमर्शियल पर्पस का मतलब यही है कि कोई गुड्स अगर काम के लिए, किसी बिजनेस के लिए या लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई गुड खरीदा गया, उसे बिजनेस में लगाया गया, तो ऐसा व्यक्ति कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। कंज्यूमर वही व्यक्ति कहलाएगा जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीदे, ना कि कमर्शियल पर्पस के लिए। सेकेंडली, बाइज एनी गुड और हायर्स और अवेल्स एनी सर्विसेज। इसमें एक नई चीज़ इंक्लूड की गई है जो कि है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। पहले अगर आपने डायरेक्टली कोई गुड्स खरीदा है, यानी ऑफलाइन जब आप कोई गुड्स खरीदते हैं तो वो इंक्लूड किया जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को भी इंक्लूड कर दिया गया है। अगर ऑनलाइन या टेली शॉपिंग के द्वारा भी अगर कोई गुड्स को परचेज़ किया गया है तो वो भी यहाँ पे बाइज एनी गुड्स और हायर्स एनी सर्विसेज में इंक्लूड किया जाएगा। कोई भी सर्विसेज हो या कोई गुड्स हो जो आपने ली हो, ऑनलाइन अगर ली है, तो वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंतर्गत अब आती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्लेनेंट कौन हो सकता है, यानी कौन कौन ऐसे लोग हो सकते हैं जो कंप्लेन कर सकते हैं। पहले एक कंज्यूमर, जिसके साथ अगर कोई चीटिंग हुई है तो वो कंज्यूमर खुद कंप्लेन कर सकता है। दूसरा, कोई
वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन है, यानी ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर इस एसोसिएशन से रिलेटेड हो, लेकिन अगर कोई कंज्यूमर एसोसिएशन है, वो कोई ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स है जिनके साथ अगर कोई चीटिंग हुई है, तो यहाँ पर वो भी केस को फाइल कर सकता है, यानी कंप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या एक सेंट्रल अथॉरिटी हो सकती है। ये सेंट्रल अथॉरिटी 2019 के एक्ट के अनुसार बनाई गई, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट। पहले क्या था कि कोई एक व्यक्ति कंप्लेन कर सकता था, अब क्या है, एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स, मान लीजिए 10 लोग हैं, उनके साथ सेम तरीके की चीटिंग हुई है किसी सेम प्रोडक्ट के बेस पर, तो वो इकट्ठे जाकर के कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर हिज लीगल हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है जो कंज्यूमर है, तो उनका जो भी लीगल हायर होगा वो कंप्लेन कर सकता है। और अगर कंज्यूमर माइनर है, कोई बच्चा है, तो उसके पेरेंट या लीगल गार्जियन कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंडीशंस टू फाइल अ कंप्लेंट। अब ऐसे कौन कौन सी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें कंप्लेन करने की ज़रूरत हो। तो पहला है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, किसी ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा अडॉप्ट की गई हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कंप्लेन की जा सकती है। मान लीजिए कोई गुड्स आपने खरीदा जो कि आपको सेलर ने नया कहकर बेचा है, लेकिन वो मान लीजिए कि सेकेंड हैंड गुड है, तो यहाँ पे आपके साथ चीटिंग हुई है। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, तो यहाँ पर कंप्लेन फाइल की जा सकती है। नेक्स्ट है डिफेक्टिव गुड्स। अगर आपने कोई डिफेक्टिव गुड्स खरीदा है, कोई गुड्स खरीदा है जो डिफेक्टिव है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो कंप्लेन फाइल की जा सकती है। डिफेक्टिव सर्विसेज अगर हायर की गई हैं, ऐसी सिचुएशन में भी कंप्लेन फाइल की जा सकती है। एक्सेस प्राइस चार्ज बाय द ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। अगर एक्सेस प्राइस, 100 रुपये का सामान अगर आपको 200 रुपये में बेचा जा रहा है, अगर एक्सेस प्राइस चार्ज किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐसी कोई गुड्स या सर्विसेज है जो कि लाइफ को और सेफ्टी को हज़ारडस हो, आपने यूज़ किया और वो हज़ारडस निकलती हैं, यानी कि वो नुकसानदेह साबित होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी कंप्लेन फाइल की जा सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं, यानी कि कंज्यूमर को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। अगर इन अधिकारों का खंडन होता है, यानी अगर आपके राइट्स के खिलाफ कुछ होता है, तो ऐसे सिचुएशन में कंप्लेन फाइल कंज्यूमर के द्वारा की जा सकती है। तो सबसे पहला है राइट टू बी प्रोटेक्टेड। अगर कोई हज़ारडस गुड्स हैं जो कि लाइफ को या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे एक कंज्यूमर फाइल कर सकता है कंप्लेन की उसका जो राइट है प्रोटेक्शन का वो पूरा नहीं किया गया, नहीं उसके खिलाफ कोई कार्य किया गया। मान लीजिए कि आप कोई कुकर खरीदने जाते हैं और उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से वो कुकर फट जाता है, तो ये क्या है, लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए हज़ारडस है, और इसके बारे में जो सेलर है वो पहले से जानता है इसमें कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से ये फट सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है, तो यहाँ पर राइट टू प्रोटेक्शन के अंतर एक कंज्यूमर कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट है द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। किसी भी कंज्यूमर का ये अधिकार है कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस क्या है, इन सब के बारे में उसको पता हो, स्टैंडर्ड क्या है, ये सारी चीज़ों की जानकारी उसको हो, ताकि कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस उसके खिलाफ न की जा सके। नेक्स्ट है द राइट टू बी अश्योर्ड। एक कंज्यूमर को अश्योर होना चाहिए, यानी कि उसको पता होना चाहिए किन चीज़ों के बारे में। तो हर प्रोडक्ट, हर गुड्स की या सर्विसेज की जो है कई सारी वैरायटीज़ होती हैं, और चूँकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो अलग अलग प्राइजेज़ होती हैं, तो कंज्यूमर को सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, अगर आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि कई सारे सेलर्स की जानकारी आपको दी होती है कि 2-3-4 टाइप के सेलर्स हैं और ये कौन कौन से प्राइस पे उसको बेच रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्राइजेस की जानकारी हो जाती है। तो आप जैसे जिस सेलर से चाहें, जितने प्राइस पे सामान खरीदना चाहें, कम ज़्यादा आप उस अनुसार खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड। अगर कोई इनएप्रोप्रिएट चीज़ कंज्यूमर के साथ हुई है, उसके इंटरेस्ट के खिलाफ कोई चीज़ हुई है, तो ये उसका अधिकार है कि वो अपनी बात कह सकता है और उसकी बात को सुना जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है या कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है कंज्यूमर के साथ, तो ये कंज्यूमर का अधिकार है कि वो उसके लिए कंपनसेशन मांग सकता है, यानी कि कंज्यूमर फोरम में जाकर वो कंप्लेन दाखिल कर सकता है, ताकि जो भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसके साथ उसको कंपनसेशन मिले। इन राइट्स के अलावा कंज्यूमर के कुछ नए राइट्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं। पहला है फाइल अ कंप्लेंट फ्रॉम एनीवेयर। 1986 एक्ट में क्या था कि मान लीजिए कि सिटी ए से आपने कोई सामान खरीदा, तो सिटी ए में सेलर है और आप सिटी बी में रहते हैं,
तो अगर आपके साथ कोई चीटिंग हुई है तो आपको सिटी ए के कंज्यूमर फोरम में जाकर ही कंप्लेंट फाइल करनी होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो कंज्यूमर है या फिर आप कह सकते हैं जो कंप्लेनेंट है, वो जिधर का भी रहने वाला होगा वो वहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकता है, चाहे सेलर कहीं का भी हो। आप देश के किसी भी कोने में सामान खरीदें, लेकिन आप जहाँ रहते हैं, जिस भी सिटी में आप रहते हैं, आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीक कंपनसेशन अंडर प्रोडक्ट लाइबिलिटी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के केस में। यहाँ पर अगर कोई मैन्युफैक्चरर है या सेलर है, ये उसकी लाइबिलिटी बनती है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर कोई निकलता है, उसकी वजह से अगर कोई नुकसान कंज्यूमर को हो रहा है या सेलर की किसी गलती की वजह से कोई नुकसान हो रहा है, तो कंपनसेशन एक कंज्यूमर मांग सकता है। नेक्स्ट है सीक हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर आपने कोई केस फाइल किया है और आप इस सिचुएशन में नहीं है कि आप वहाँ प्रेजेंट हो सकें, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी जो हियरिंग है वो की जा सकती है। नेक्स्ट है टू नो वाई कंप्लेंट इज़ बीइंग रिजेक्टेड। अगर कंप्लेंट रिजेक्ट हो रही है तो उसके क्या क्या कारण है, ये भी कंज्यूमर का राइट है कि वो जान सकता है, ये उसका अधिकार है कि किन कारणों की वजह से जो उसने कंप्लेंट किया है वो रिजेक्ट हुई है और पूरी नहीं हुई है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ डिफेक्ट एंड डिफिशियंसी का। डिफेक्ट हम बात करते हैं ये गुड्स के केस में होती है और डेफिशिएंसी जो है ये सर्विसेज के केस में होगी। अब ये क्या है, तो डिफेक्ट का मतलब है कि किसी भी गुड्स या प्रोडक्ट, अगर आप कोई गुड्स या प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड में कोई कमी है, कोई इनपरफेक्शन है या फॉल्ट निकलता है, तो उसे हम डिफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा अगर सर्विसेज जो आपने अवेल की है, इसमें अगर कोई इसकी क्वालिटी, क्वांटिटी या स्टैंडर्ड में कोई कमी है, कोई फॉल्ट है, तो इसे हम डेफिशिएंसी कहते हैं। इसके अलावा डेफिशिएंसी में कुछ और चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। अगर सेलर है, उसकी किसी नेग्लिजेंस की वजह से अगर कंज्यूमर को कोई लॉस या इंजरी हुई है, तो वो भी डेफिशिएंसी के अंतर्गत गिनी जाएंगी। इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर जानबूझकर वो कोई रिलेवेंट ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो वो अगर वो कंज्यूमर से छुपा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी इसे डेफिशिएंसी के अंतर्गत गिना जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि किसी गुड्स की अगर फॉल्ट की बात हम करें स्टैंडर्ड में या क्वालिटी में, तो ये डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। और चीज़ जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो इसे हम डेफिशिएंसी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में, यानी CCPA। जो भी हमने पीछे बात किया था कि एक सेंट्रल अथॉरिटी भी बनाई गई है 2019 के एक्ट के अनुसार। तो CCPA को बनाया गया है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। इस CCPA यानी कि इस अथॉरिटी, जो सेंट्रल अथॉरिटी, इसका काम क्या है? इसका काम है कि अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है जो कि कंज्यूमर के और पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो उसमें जो कंज्यूमर है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। देखिए, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ये एक नया कॉन्सेप्ट 2019 के एक्ट में इंक्लूड किया गया है। पहले ये इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन यहाँ से अब इस एक्ट से इंक्लूड किया गया है कि अगर कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट है जो कि मिसलीड कर रहा है प्रोडक्ट के बारे में, तो ऐसी सिचुएशन में भी कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है। तो CCPA की ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा और इंक्वायर करेगा मैटर्स में जो कि कंज्यूमर के राइट्स को वायलेट कर रहे हो या कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वगैरह हुई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट करेगा, सिचुएशन के बारे में जानने की कोशिश करेगा कि क्या प्रॉब्लम है और कंज्यूमर का क्या एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और क्या रूल्स हैं जिनका वायलेशन हुआ है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो क्या क्या काम करेगी, तो पहला, जैसा कि वो प्रोटेक्ट करेगी जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उनको एज अ क्लास। कंज्यूमर को एज अ क्लास माना जाता है, एज अ ग्रुप माना जा रहा है। तो यहाँ पे कंज्यूमर जो ग्रुप है, जो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हैं, इनकी जो राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करेगा। जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो भी राइट्स बताए गए हैं कि कंज्यूमर के राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना, अगर उसके राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करना, यानी कि ये देखना कि कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उसका वायलेशन कोई ना करे। नेक्स्ट है प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है तो उसको प्रिवेंट करना, यानी कि उसको रोकना और ये देखना कि जो भी व्यक्ति है वो दोबारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ऐसी किसी चीज़ों में इंडल्ज ना हो। नेक्स्ट है टू इंश्योर नो फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इज मेड। अगर कोई मिसलीडिंग या फॉल्स एडवर्टीजमेंट बनाई जा रही है, की जा रही है किसी भी गुड्स या सर्विसेज के बारे में जो कि रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ है, एक्ट के खिलाफ है, तो उसको देखना कि ऐसी कोई
चीज़ ऐसा कोई एडवर्टीज़मेंट ना किया जा रहा हो। नेक्स्ट है ये ध्यान देना कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट, किसी भी रॉन्ग एडवर्टीज़मेंट से रिलेटेड ना हो या उसे पब्लिश ना करे, इस बात को ध्यान देना CCPA का कार्य है। अब ये CCPA क्या करती है, जो भी एविडेंसेस होती हैं उसको चेक करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, कंज्यूमर के कौन से राइट्स का वायलेशन हुआ है या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, हुई है कि नहीं हुई है, इन सब चीज़ों को वो चेक करता है और कुछ नेसेसरी ऑर्डर्स दे सकता है। जैसे कि अगर कोई गुड्स हैं जो कि डेंजरस या हजार्डस हैं तो उसको विड्रॉ करने के लिए कह सकता है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके प्राइसेस को रियम्बर्स करा सकता है कंज्यूमर को, यानी कि रिटर्न करवा सकता है। नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रैक्टिसेस, अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के खिलाफ है तो उसको डिसकंटिन्यू करवाना, यानी ये ध्यान देना कि आगे चलकर कोई भी ऐसी चीज़ों में इंडल्ज ना हो, ये CCPA का कार्य है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के बारे में। अब 2019 के एक्ट में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को इंक्लूड किया गया है, यानी कि अगर कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में, टीवी में, कहीं भी किसी भी मीडिया पे आप देखते हैं जो कि मिसलीडिंग है, यानी कि उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, जो प्रोडक्ट है उसके बारे में गलत चीज़ें बता रहा है या आपको गुमराह कर रहा है, तो ऐसी अगर कोई एडवर्टीजमेंट है तो उसके बारे में भी, उसको भी 2019 में एक्ट में इंक्लूड किया गया है कि कंज्यूमर इसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है, फॉल्सली डिस्क्राइब्स अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देना। दूसरा, कोई गलत गारंटी या वारंटी देना किसी प्रोडक्ट के या सर्विसेज के नेचर के केसेस में। कोई प्रोडक्ट है वो जो 6 महीने के अंतर्गत ही खराब हो सकता है, उसकी ऐसी डिफेक्ट है उसके अंतर्गत, लेकिन फिर भी एडवर्टीजमेंट में दिखाया जा रहा है कि 2 साल तक की आपके पास वारंटी है, 2 साल तक ये प्रोडक्ट खराब नहीं होगा, तो ऐसी सिचुएशन में भी कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है, यानी ये भी एक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। नेक्स्ट है कोई मैन्युफैक्चरर या सेलर है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है जिसने अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखित तौर पे, यानी मान लीजिए कि न्यूज़पेपर में कोई ऐड आई है और जो प्रोडक्ट के बारे में ऐड है वो मिसलीडिंग है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई हैं, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। नेक्स्ट है डेलिबरेटली कंसील्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई अगर जानबूझकर कोई सेलर या मैन्युफैक्चरर जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो जानबूझकर अगर छिपाता है तो ये भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट माना जाएगा। अगर कोई एडवर्टीजमेंट है जो कि मिसलीडिंग है, गलत एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, तो CCPA के पास ये पावर है कि वो 10 लाख रुपए फाइन से लेकर के 2 लाख तक का इम्प्रिजनमेंट दे सकता है इंडोर्सर या मैन्युफैक्चरर को, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसका जो मैन्युफैक्चरर है उसे भी सज़ा हो सकती है या फिर इंडोर्सर को भी सज़ा हो सकती है। इंडोर्सर का मतलब है कि जिसने उस एडवर्टीजमेंट में पार्टिसिपेट किया, यानी सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो कि इंडोर्स करते हैं, आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। मान लीजिए कि कोई फेयरनेस क्रीम है, इंडोर्सर है, कोई सेलिब्रिटी है जो आपको क्रीम के बारे में बता रहे हैं कि इस क्रीम को लगाने से आप गोरे हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है, या फिर उसका कोई गलत रिएक्शन आपके फेस पर हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दी जा रही है तो यहाँ पर जो इंडोर्सर होगा उस पर भी केस किया जा सकता है और उस पर भी फाइन लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर जो ऑफेंस है, यानी कि जो गलती अगर वो रिपीट की जा रही है बार बार, तो 50 लाख रुपए तक का फाइन और 5 साल तक की जेल हो सकती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लाइबिलिटी। हमने पीछे देखा था कि कंज्यूमर को ये अधिकार है कि वो कंपनसेशन मांग सकता है प्रोडक्ट लाइबिलिटी के केस में। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब है कि जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर या प्रोडक्ट सेलर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट पाया जाता है या सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी पाई जाती है जिसकी वजह से कंज्यूमर को कोई नुकसान होता है, तो इसके लिए उसे कंज्यूमर को कंपनसेशन देना होगा। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, आपने कोई वॉशिंग मशीन खरीदी, मैन्युफैक्चरर की गलती है, मैन्युफैक्चर होते समय ही मान लीजिए कि उसमें एक छोटा सा होल है जिसकी वजह से आपकी मशीन ख़राब हो जाती है या आपको उसकी वजह से नुकसान होता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो यहाँ पर आप कंपनसेशन मांग सकते हैं, यानी एक कंज्यूमर का अधिकार है कि वो कंपनसेशन मैन्युफैक्चरर से मांगेगा और मैन्युफैक्चरर को वो कंपनसेशन देना होगा, क्योंकि उसकी गलती की वजह से, इस प्रोडक्ट के डिफेक्ट की वजह से एक कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लाइबिलिटी का केस आया है। लाइबिलिटी बनती है मैन्युफैक्चरर या सेलर की कि अगर कोई डिफेक्ट है प्रोडक्ट में या उसने जो सेल किया है प्रोडक्ट उसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी सर्विस में डेफिशिएंसी आती है, तो यहाँ पर उसको कंज्यूमर को कंपनसेशन देना होगा। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, यानी कि जब कंज्यूमर की कोई प्रॉब्लम है, कंज्यूमर के साथ चीटिंग हुई है, कंज्यूमर के जो डिस्प्यूट्स हैं उसको कैसे सुलझाया जाएगा, तो इसके लिए कमीशंस बनाई गई हैं, यानी कि एक मशीनरी का सेटअप किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, जो कि 3 लेवल्स पे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसे हम डिस्ट्रिक्ट फोरम कहते हैं, स्टेट लेवल पे हम इसे स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, यानी कि शॉर्ट में हम कह सकते हैं स्टेट कमीशन, और नेक्स्ट है
नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन, जिसे हम कहते हैं नेशनल कमीशन, ये 3 लेवल्स पर यहाँ पर काम करते हैं। सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, उसके ऊपर स्टेट लेवल होता है और सबसे ऊपर नेशनल लेवल होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या जुरिस्डिक्शन है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम का, यानी कि कितने तक की कंप्लेन, कितने रुपए तक की कंप्लेन यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम की हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में यहाँ पे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। यानी अगर 1 करोड़ तक का कोई कंपनसेशन है, कोई क्लेम है, तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाता है। स्टेट कमीशन की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम, यानी 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का अगर कोई कंपनसेशन क्लेम है तो वो स्टेट कमीशन के अंतर्गत जाता है। और नेशनल कमीशन की बात करें अगर, तो 10 करोड़ से ज़्यादा का अगर क्लेम है तो ये सीधे नेशनल कमीशन के पास जाता है। इसके अलावा हमने पहले ही बात की कि अब कंज्यूमर कोर्ट्स में कहीं से भी जहाँ कंप्लेनेंट रहता है या काम करता है वहाँ से वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। अब यहाँ पे हम एक डिफरेंस देख लेते हैं 1986 के एक्ट और 2019 के एक्ट में क्या अंतर आया है। तो 1986 एक्ट में डिस्ट्रिक्ट फोरम में 20 लाख तक के क्लेम्स जाते थे, स्टेट कमीशन में 20 लाख से 1 करोड़ तक के क्लेम्स जाते थे और नेशनल कमीशन में 1 करोड़ से ऊपर के क्लेम जाते थे। तो ये जुरिस्डिक्शन जो था इसको अब बढ़ा दिया गया है। अगर 1 करोड़ तक का क्लेम है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाता है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का क्लेम स्टेट कमीशन में और 10 करोड़ से ऊपर का अगर क्लेम है तो ये नेशनल कमीशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया है कंज्यूमर मीडिएशन सेल का। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंज्यूमर मीडिएशन सेल बनाती हैं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होती हैं, हर डिस्ट्रिक्ट कमीशन से अटैच्ड होती हैं और स्टेट कमीशन से अटैच्ड होती हैं। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक कंज्यूमर मीडिएशन सेल बनाती है जो कि नेशनल कमीशन और उसकी रीजनल जो बेंचेस होते हैं उनसे रिलेटेड होती हैं या उससे अटैच्ड होती हैं। ये कंज्यूमर मीडिएशन सेल बनाया जाएगा स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशंस के द्वारा। अब ये कंज्यूमर मीडिएशन सेल जो है ये इसका क्या काम है, तो चूंकि आप देखते हैं कि जो केसेस हैं यहाँ पर हर केस को सुलझाना, हर केस को सॉल्व करना काफ़ी टफ हो जाता है कोर्ट्स के लिए, बहुत सारे केसेस पेंडिंग रह जाते हैं। तो इस चीज़ को सुलझाने के लिए, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए ये कंज्यूमर मीडिएशन सेल को बनाया गया है। जो भी कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन या फिर नेशनल कमीशन में गए हैं तो यहाँ पर मीडिएशन की कोशिश की जाती है। यहाँ पे जो एक मीडिएटर होता है इसको अपॉइंट किया जाता है कमीशन के द्वारा और वो देखने की कोशिश करता है, वो दोनों पार्टीज़ की जो प्रॉब्लम है उसको समझने की कोशिश करता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं कि नहीं हुई हैं तो क्या प्रॉब्लम हुई है और कंज्यूमर को क्या नुकसान हुआ है और उस अनुसार वो जो डिस्प्यूट है कंज्यूमर और सेलर के बीच में इसको सुलझाया जा सके। तो यहाँ पर मीडिएशन करने की कोशिश करता है। तो जो मीडिएटर है अगर जो की समस्या है, जो डिस्प्यूट है अगर वो सॉल्व हो जाता है तो वो एक लिखित रिपोर्ट बनाता है और इसमें जो दोनों पार्टीज होती हैं इस पे साइन करती हैं, बातचीत के द्वारा मीडिएशन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है। ये एक रिपोर्ट बनाई जाती है और ये रिपोर्ट जो है कमीशन को भेज दी जाती है। लेकिन अगर जो डिस्प्यूट है ये अगर रिजॉल्व नहीं हो पाता है, ये केस वापस से कमीशन के पास चला जाता है और फिर कमीशन में ये केस चलता है और कमीशन फिर उसका फैसला सुनाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। थैंक यू।